गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज है हमारा डे 6 में जैसे कल तक हम लोगों ने बच्चों 5 हेड पूरे कंप्लीट कर लिए। 5 हेड के साथ हमने क्लबिंग के प्रोविजन भी पढ़ लिए। सैलरी खत्म हो गया, पीजीबीपी खत्म हो गया, कैपिटल गेन खत्म हो गया, अदर सोर्स खत्म हो गया और हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया। साथ में हमारे क्लबिंग के प्रोविजन खत्म हो गए। आज हम पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होते हैं बच्चा? अगर किसी भी हेड में लॉस हो तो उस लॉस को क्या दूसरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल सेक्शन नंबर 70 टू सेक्शन नंबर 80 अप्लाई होते हैं। सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 80 अप्लाई होते हैं। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में 3 तरीके का सेट ऑफ चलता है। सबसे पहले चलता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सबसे पहले चलता है बच्चा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, फिर चलता है इंटर हेड एडजस्टमेंट, फिर चलता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनना। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट हमारे सेम फाइनेंशियल ईयर में होता है, सेम प्रीवियस ईयर में होता है। लेकिन अगले सालों से अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना चाहते हो तो बेटा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट चलता है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इंट्रा हेड पे चलता है और इंटर सोर्स और इंटर हेड किस में चलता है? सेट ऑफ में। सेट ऑफ में इंटर सोर्स और इंटर हेड चलता है सेम प्रीवियस ईयर, यानी जिस प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ है उस प्रीवियस ईयर में चलता है। बच्चों आज मैं तुम लोगों को टेबल के, मैं खुद यहाँ टेबल बनाऊंगी और समझाऊंगी। अगर आपने एक बार ये टेबल समझ ली जो कि मैंने नॉर्मल क्लासरूम में बनवाई थी, अगर आपने वो बच्चा वो टेबल समझ ली तो कभी जिंदगी में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के रूल्स भूलोगे नहीं। एक है भाई इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, एक है इंटर हेड एडजस्टमेंट। सेट ऑफ के रूल सेम प्रीवियस ईयर में। अगर आपको लॉसेस सेट ऑफ करने तो पहले जाओगे इंटर सोर्स पे, फिर जाओगे इंटर हेड पे। अगर ये काम नहीं होता तो आप अगले साल उन लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे, जिसे कहेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। व्हाट इज द इंटर सोर्स? इंटर सोर्स का मतलब होता है सबसे पहले चलेंगे, पहला हाँ रूल है ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सबसे पहले चलेंगे बच्चा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स का एडजस्टमेंट का मतलब होता है अपने ही हेड से सेट ऑफ लेना। सेम प्रीवियस ईयर में अपने ही हेड से सेट ऑफ लेना। बच्चा हमने कल तक पढ़ के हमारे हेड 5 होते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी हेड होता है। क्या आपको मान सैलरी हेड में कभी भी लॉस होता है? बिल्कुल नहीं। सैलरी की मैंने याद करो पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर। सैलरी में अगर कोई भी इनकम जीरो नेगेटिव हो जाती है तो वो जीरो हो जाती है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो। कैसे? कल मैंने पढ़ाया था सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस होता है 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलता है ना। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस है तो दूसरे हेड में मत जाओ, सैलरी वैलरी में मत जाओ, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ करोगे। सबसे पहले बेटा कैसे सेट ऑफ करोगे? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। मतलब अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस है तो एचपी लेट आउट प्रॉपर्टी से बेटा क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो। लेट आउट प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर दो। फिर अगर आपका पीजीबीपी का लॉस है, अगर नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, नॉर्मल अगर बिजनेस चलाते हो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, तो इसको आप स्पेकुलेटिव प्रॉफिट एज वेल एज नॉन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट दोनों से सेट ऑफ कर सकते हो। नॉन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे 2 बिजनेस है, बिजनेस 1 में लॉस है और बिजनेस 2 में प्रॉफिट है, तो बिजनेस 1 के लॉस को बिजनेस 2 से सेट ऑफ कर सकते हो बेटा। लेकिन अगर आपका स्पेकुलेटिव लॉस है, अब मैडम ये स्पेकुलेटिव लॉस क्या होता है? स्पेकुलेटिव लॉस होता है अगर आप कमोडिटी मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट में डील करते हो विदाउट फिजिकल डिलीवरी, आप सिक्योरिटीज में मार्जिन पे काम करते हो तो उसे कहा जाता है स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव लॉस की एक लिमिटेशन है, केवल स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। स्पेकुलेटिव लॉस केवल स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा बेटा। अगर सैलरी में लॉस है नो सेट ऑफ। एचपी सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता, सॉरी। एचपी लॉस को एचपी इनकम से सेट ऑफ करोगे। पीजीबीपी के लॉस को नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस एज वेल एज नॉन स्पेकुलेटिव। लेकिन अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस से अगर लॉस है तो केवल स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही क्या हो जाएगा भाई? सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आता है कैपिटल गेन। ध्यान से सुनना, कैपिटल गेन। अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बच्चा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। इसके बाद आता है भैया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में याद करो
अगर लॉटरी का लॉस है, लॉटरी से कनेक्टेड किसी खर्चे का ही डिडक्शन नहीं मिलता, तो लॉटरी के लॉस को कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, लॉटरी के लॉस को कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड बिजनेस ऑफ मेंटेन, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस है, वर्ड है हॉर्स रेस, हॉर्सेस की ओइंग एंड मेंटेनेंस यानी अस्तबल, स्टेबल, कि अगर उससे लॉस हुआ है तो केवल इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। बेटा अगर हॉर्स रेस लगाइए तो हॉर्स रेस और लॉटरी लॉस या कैजुअल लॉस को कोई सेट ऑफ नहीं है, लेकिन आपका एक स्टेबल है, वहाँ पे हॉर्स की देखभाल करते हो और वहाँ पे घोड़ों को दाव पे लगाते हो, तो वो आपका बिजनेस है। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस को इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स से ही क्या कर पाओगे, सेट ऑफ कर पाओगे। तो पहला है अपना हेड, अपना हेड यानी सैलरी में कोई लॉस नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेट ऑफ करो, पीजीबीपी के लॉस को पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ करो, स्पेकुलेटिव लॉस है तो केवल स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स है, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है तो स्पेकुलेटिव एज वेल एज नॉन स्पेकुलेटिव है, कैपिटल गेन लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। लॉटरी लॉस को, लॉटरी का अगर लॉस है तो कोई भी सेट ऑफ, लॉटरी या कैजुअल लॉसेस है तो कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा। लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस है तो इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं। अदर सोर्सेज के अदर लॉसेस है, अदर सोर्सेज अदर लॉसेस है तो सेट ऑफ करोगे अदर सोर्स इनकम से, सेट ऑफ करोगे बच्चा अदर सोर्स इनकम से। ठीक है, इस साल हमें लॉस हुआ तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंटर सोर्स चले, इंटर सोर्स के बाद बेटा हमारा चलेगा अगर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में सेट ऑफ नहीं हो पाता, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 2 लाख का लॉस है, लॉटरी की इनकम सॉरी लेट आउट की इनकम 1,20,000 है तो 80,000 का लॉस अभी भी बचा हुआ है। अब अगर इस साल में सेम प्रीवियस ईयर में अगर अपने ही घर में इजाजत नहीं मिली, देखो हाउस प्रॉपर्टी का घर अपना घर है, बस रूम अलग है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का रूम अलग है, लेट आउट का रूम अलग है, सबसे पहले आप अपने ही घर में जाके सहायता लो, हेल्प लो एक तरीके से। ठीक है, अगर आपको अपने घर में हेल्प नहीं मिलती है तो दूसरे के घर में जाओ, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के लिए दूसरा घर है सैलरी, पीजीबीपी, लॉन्ग कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरा घर है, सेम प्रीवियस ईयर में पहले अपने घर में दूसरे रूम में जाओ, जैसे नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव के दूसरे रूम में जाके प्रॉफिट में सेट ऑफ करो या स्पेकुलेटिव से सेट ऑफ करो। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो आप क्या करो, दूसरे के घर जाओ, दूसरा घर यानी इंटर हेड एडजस्टमेंट, दूसरा घर यानी बच्चा क्या हो जाएगा, इंटर हेड एडजस्टमेंट। मैडम ये इंटर हेड एडजस्टमेंट बताइए, बिल्कुल बता रही हूँ। इंटर हेड एडजस्टमेंट बेटा क्या होता है, इंटर हेड यानी दूसरे के घर में जाना, सैलरी में तो कोई लॉस होता ही नहीं है, कभी हुआ है क्या सैलरी में लॉस, नो लॉस, सैलरी में कभी लॉस होता ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो दूसरों के घर जाओ, दूसरों के घर कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहीं पे भी मर्जी हो जा सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी के घर तो नहीं जाओगे ना, हाउस प्रॉपर्टी का घर तो अपना घर हो गया, अपना घर यानी इंटर सोर्स में आ गया। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हो तो दूसरे के घर सबसे पहले जाओगे सैलरी में, सैलरी के बाद कहाँ जाओगे, पीजीबीपी पे, चाहे स्पेकुलेशन हो चाहे नॉन स्पेकुलेशन हो, फिर जाओगे बच्चा कैपिटल गेन पे, फिर जाओगे अदर सोर्स में, अदर सोर्स एक्सेप्ट कैजुअल लॉस। बेटा कैजुअल लॉस को ना किसी के अपने ही घर में दूसरे रूम में एंट्री लेने की परमिशन नहीं है, कैजुअल लॉस कहीं नहीं जाता, ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, ना किसी को अपने घर आने देता है, यानी कैजुअल लॉस से कभी भी किसी का सेट ऑफ नहीं हो सकता और उसका भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, कैजुअल इनकम सॉरी एक्सेप्ट क्या हो जाएगी बच्चा, कैजुअल इनकम। तो बेटा अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो सैलरी के घर जाओ, सैलरी से जगह ना मिले तो पीजीबीपी में जाओ, जगह ना मिले मतलब ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं, जगह ना मिले यानी इनकम नहीं हो, पीजीबीपी में ला जाओ, कैपिटल गेन में जाओ, अदर सोर्स में जाओ। लेकिन बच्चों हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट करना है तो मैक्सिमम 2 लाख तक ही लॉस सेट ऑफ, इंटर हेड में सेट ऑफ कर पाओगे, मैक्सिमम कितना कर पाओगे, 2 लाख तक ही कर पाओगे। समझो चीजों को, मैक्सिमम कितने तक कर पाओगे, 2 लाख तक ही कर पाओगे, 2 लाख से ऊपर नहीं कर पाओगे। कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस के दूसरों के घर में एडजस्टमेंट केवल कितने जगह देता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट। देखो ये फाइनेंस एक्ट 2017 का अमेंडमेंट है, लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली विल बी
सेट ऑफ विथ अदर हेड्स, अदर हेड्स यानी अदर हेड्स मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट, कहाँ तक जा पाओगे, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ क्या आएगा भैया 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर पाओगे। एक्सेस शेल बी कैरी फॉरवर्ड, एक्सेस को आप क्या करो कैरी फॉरवर्ड करो। यानी देखो इंटर सोर्स में अपने घर में दूसरे रूम में कितना भी जाओ, लेकिन दूसरे के घर में जाने के लिए सेट ऑफ आपको मात्र कितना मिलेगा 2 लाख का। फिर है भैया पीजीबीपी का लॉस, पीजीबीपी के लॉस में एक नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है। कौन सा लॉस है भाई, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है। नॉन स्पेकुलेटिव लॉस अगर है तो दूसरों के घर में जाने की परमिशन है सैलरी को छोड़ के। मैं फिर बोल रही हूँ दूसरों के घर जाने की परमिशन है सैलरी को छोड़ के। तो दूसरा का घर क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। पीजीबीपी तो अपना ही घर हो गया। कैपिटल गेन है, बिल्कुल। अदर सोर्स है, बिल्कुल। अदर सोर्स एक्सेप्ट, बोलो अदर सोर्स एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। अदर सोर्स एक्सेप्ट क्या हो जाएगा भैया, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम को छोड़ के आप किसी के घर भी जा सकते हो। स्पेकुलेटिव लॉस को अपने ही रूम से निकलने की परमिशन नहीं है। स्पेकुलेटिव लॉस को पहले देखो, अपने स्पेकुलेटिव लॉस शुरू में ही इंटर सोर्स में क्या दूसरे से एडजस्ट होता था, नहीं। स्पेकुलेटिव लॉस केवल स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। स्पेकुलेटिव लॉस केवल स्पेकुलेटिव किससे एडजस्ट होगा, प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा सेम कहानी लॉन्ग कैपिटल लॉस है। अगर बच्चों कैपिटल लॉस है, कौन कौन सा कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अपने क्या एक चीज और मैं बताऊं बच्चों, कैपिटल लॉस एक ऐसा है जिसको अपने ही घर में परमिशन दी जाती है, अपने घर के अलावा बाहर वाले लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। मैडम ये तो इंटर सोर्स है, हाँ। कैपिटल लॉस को केवल अलाउ है इंटर सोर्स, कैपिटल को क्या है केवल अलाउड इंटर सोर्स है। इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या नहीं है बच्चों, अलाउड नहीं है। आ रहा है बेटा समझ, समझ आ रहा है, इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या नहीं है, अलाउ नहीं है। सैलरी लॉस, एचपी का लॉस, दूसरे के घर में जाने की परमिशन है या नहीं है, सब घर जा सकता है। पीजीबीपी का लॉस सैलरी को छोड़ के सब घर जा सकता है, लेकिन दूसरों के घर में सेम प्रीवियस ईयर में जाओगे, अगले साल से दूसरे के घर एंट्री नहीं देगा। पीजीबीपी का लॉस, कैपिटल लॉस कहाँ से जाओगे, दूसरों का घर क्या है कैपिटल लॉस में, कैपिटल लॉस में बच्चों दूसरों का घर क्या है, तो कैपिटल लॉस को दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद बच्चों अदर सोर्स का लॉस क्या है, अदर सोर्स लॉस, अदर सोर्स लॉस को क्या करना है, अदर सोर्स लॉस में कैजुअल लॉस को अपने ही घर जाने, कैजुअल लॉस का तो सेट ऑफ ही नहीं मिलता। एक से ये है कैजुअल लॉस, कैजुअल लॉस का तो सेट ऑफ है, नो सेट ऑफ। कैजुअल लॉस का कहाँ बच्चा सेट ऑफ मिलता है, नो सेट ऑफ। अदर सोर्स लॉस, अदर सोर्स लॉस अदर देन क्या, अदर देन तो बेटा उसको सभी के घर जाने की परमिशन है। सैलरी में भी जा सकता है, एचपी में भी जा सकता है, और कहाँ जा सकता है, पीजीबीपी में भी जा सकता है, कैपिटल गेन में भी जा सकता है। लेकिन ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस क्या जाएगा, जल्दी बोलो, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस सिर्फ लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस से जाएगा। देखो सबसे पहली बात बताती हूँ, कैपिटल गेन को दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं है, स्पेकुलेटिव लॉस को दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं है, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस को दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं, ये अपने घर में सेट ऑफ होते हैं। कैजुअल लॉस कभी भी किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता, कैजुअल लॉस कभी भी किसी से ना सेट ऑफ होता है ना होने देता है, ठीक। और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरों के घर जाने की परमिशन केवल 2 लाख तक है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरों के घर जाने की परमिशन क्या नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को दूसरों के घर जाने की परमिशन केवल 2 लाख तक है। चलें आगे, बढ़ो आगे, अब सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। इसके बाद आता है बच्चा कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। मैडम ये क्या रूल है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ,
अगर आप फाइनेंशियल ईयर में करंट प्रीवियस ईयर में अपने लॉस को पहले अपने ही घर फिर दूसरों के घर, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं कर पाए, फिर दूसरों के घर गए, दूसरों के घरों से भी क्या नहीं कर पाए, सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो उससे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस, उसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। दूसरे अगले सालों में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में, फाइनेंशियल ईयर्स वर्ड आया ईयर्स में, आप जाओगे दूसरों के घर, सॉरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ आपको अपने ही घर में जगह मिलेगी, अपने ही घर में जगह मिलेगी। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था 3 लाख, पहले अपने घर में जाओगे, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम थी 20,000, तो कितना हुआ 280, दूसरों के घर से जाके कितना ले लोगे 2 लाख, तो बच्चा कितना 80,000। अब 80,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगले साल सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट होगा, कहीं से एडजस्ट नहीं होगा अगले साल। और अगले साल हाउस प्रॉपर्टी में इनकम फॉर एग्जांपल 20,000 है, तो 80 का लॉस 20,000 का, तो 60,000 और अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का मतलब होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में, वर्ड आया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में, सेम हेड से ही सेट ऑफ होगा, और कितने साल आगे लेके जा सकते हो वो भी देखो। सैलरी में कोई लॉस होता ही नहीं है, सैलरी में कभी लॉस होता है क्या, नो लॉस, तो पीरियड भी क्या आएगा, नो लॉस। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को केवल बच्चा किससे सेट ऑफ करोगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ करोगे, अगले साल तो अपना ही घर काम आता है, तो बेटा कितने होगा 8 ईयर। उसके बाद बच्चा ध्यान से सुनना, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का पीजीबीपी का लॉस है, पीजीबीपी का लॉस है वही है नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, तो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है तो किससे किससे सेट ऑफ करोगे, स्पेकुलेटिव एज वेल एज नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से कर सकते हो। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल के लिए नॉन स्पेकुलेटिव लॉस को। ठीक है, कैपिटल गेन का लॉस है, कैपिटल गेन को सेम साल में दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं थी, और अपने घर में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा 8 साल। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करोगे, 8 साल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दोगे। बेटा कितने साल, जल्दी बताओ, वही 8 साल। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे, इस पे पीजीबी नॉन स्पेकुलेटिव लॉस को स्पेकुलेटिव से करोगे एज वेल एज स्पेकुलेटिव से करोगे, नॉन स्पेकुलेटिव से करोगे। यहाँ स्पेकुलेशन लॉस में भूल गई, स्पेकुलेटिव लॉस को केवल स्पेकुलेटिव इनकम से करोगे, और स्पेकुलेटिव लॉस केवल 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और एक सबसे बड़ी विशेषता, अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, यानी अदर सोर्स इंटर सोर्स जाता है, इंटर हेड जाता है, लेकिन अदर सोर्स का लॉस नो कैरी फॉरवर्ड, अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। समझे, समझे। तो पहला है, अगर आपके करंट ईयर में लॉस है तो करंट ईयर के सेम हेड में जाके एडजस्ट करो, सेम हेड में जगह पे इनकम नहीं है तो दूसरों के घर चले जाओ, दूसरों के घर में भी इनकम नहीं है तो उस लॉस को अगले साल जाके कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल सिर्फ अपने घर में ही अलाउ है, लेकिन अगले साल जाने की परमिशन किसको नहीं है, अदर सोर्स को नहीं है। ये तो थे नॉर्मल सेक्शन, लेकिन अगर आप सेक्शन 35 एडी के बिजनेस में डील करते हो, क्या था सेक्शन 35 है, क्रॉसवर्ड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के थ्रू गैस का डिस्ट्रीब्यूशन, 100 बेड वाला हॉस्पिटल, मिनिमम 2 स्टार वाली होटल रेटिंग वाली, याद है। 35 एडी के लॉस को केवल सेम सोर्स यानी होटल का बिजनेस है तो होटल की इनकम से सेट ऑफ करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, और अनलिमिटेड ईयर्स के लिए, अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करोगे। किसके लिए बच्चा, अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करोगे। अगर आपका कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ है, काय का कौन सा बिजनेस है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ है बच्चा, कौन सा बिजनेस है, अपना क्या बोलते हैं 35 एडी के लॉस है, 35 एडी के लॉस को आप सेम सालों के लिए अनलिमिटेड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे, और इस साल भी, अगले साल भी, इस साल भी दूसरे के घर जाने की परमिशन नहीं है। अब आता है भैया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हमने सेक्शन 32 में डेप का क्लेम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना,
हम सेक्शन 32 में डेप का क्लेम कर रहे हैं। सेक्शन 32 में डेप फॉर एग्जांपल पीजीबीपी की इनकम है अदर देन डेप। पीजीबीपी की इनकम है बेटा अदर देन क्या है, अदर देन वर्ड है अदर देन डेप्रिसिएशन। अदर देन डेप्रिसिएशन पीजीबीपी पे इनकम है 3 लाख और पीजीबीपी में एसेट्स के ऊपर सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन है, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन है 4 लाख, इसे कहेंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। पीजीबीपी के लॉस को इस साल पीजीबीपी की इनकम सैलरी को छोड़ के फिर दूसरों के घर जाने की परमिशन है, लेकिन अगले साल से सेम घर में ही रहेगा पीजीबीपी, लेकिन इसे कहेंगे बच्चा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को इस साल, अगले साल, अगले आने वाले कई सालों तक, अगले आने वाले कई सालों तक दूसरों के घर जाने की परमिशन है एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी उसको जगह नहीं देता है, सैलरी को छोड़ के वो दूसरों के घर जा सकता है। पीजीबीपी का लॉस अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कब होगा, अगले साल में सिर्फ अपने हेड से कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ होगा और 8 साल के लिए सेट ऑफ होता है, और स्पेकुलेटिव लॉस 4 साल के लिए सेट ऑफ होता है। लेकिन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा और अनलिमिटेड ईयर तक दूसरों के घर जा सकता है। पीजीबीपी का लॉस इस साल दूसरों के घर जा सकता है, लेकिन अगले साल सिर्फ अपने घर जा सकता है। लेकिन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब बच्चा क्या होगा, डेप्रिसिएशन चाहे इस साल हो, चाहे इस साल हो, चाहे अगले साल हो, चाहे अगले आने वाले कई साल हो, अनलिमिटेड ईयर के लिए, अनलिमिटेड ईयर के लिए जा भी सकता है और अनलिमिटेड ईयर के लिए दूसरों के घर भी जा सकता है। ठीक, जो कि डेप्रिसिएशन जो कि सेट ऑफ नहीं हो पाया है दूसरों से, मे बी सेट ऑफ एनी नंबर ऑफ ईयर, एनी नंबर ऑफ ईयर एंड सच कैन बी कैरी फॉरवर्ड, मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम, एनी इनकम। हाँ, लेकिन सैलरी के घर से जाने की परमिशन नहीं है। कैजुअल लॉस तो किसी को परमिट करता ही नहीं, कैजुअल इनकम ना किसी अपने ही लॉस को नहीं सहता। ठीक है, ठीक। अब इसका सीक्वेंस देखना बेटा, सबसे पहले अब अगले साल पीजीबीपी की इनकम होगी, फॉर एग्जांपल अगले साल पीजीबीपी की इनकम है, फॉर एग्जांपल अगले साल पीजीबीपी की इनकम है 8 लाख। अब देखना फॉर्मेट है इसका, पीजीबीपी की इनकम में से करंट ईयर का डेप हटाओगे, अगले साल करंट ईयर का डेप हटाओगे, करंट ईयर का डेप है फॉर एग्जांपल 2,70,000, तो ये आ जाएगी पीजीबीपी की इनकम, ये आ जाएगी पीजीबीपी की इनकम। 8 लाख में से कितना गया, 8 लाख में से 2,70,000 गए, कितना बच्चा, 5,30,000। अब सुनो ध्यान से, इस पीजीबीपी करंट ईयर के लॉस में से, करंट ईयर के लॉस में से इंटर सोर्स और इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे, इंटर सोर्स और इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स यानी अगर दूसरे पीजीबीपी में कोई लॉस है, पहले इंटर सोर्स करोगे, अगर मेरा दूसरा पीजीबीपी में दूसरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर मेरा 1 लाख रुपए का लॉस है तो ये कर दूं, फिर करूंगी इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख देना, हाउस नहीं छोड़ो, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं, चलो एक काम करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस था 2,10,000 का, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही 40,000 थी, ठीक है, दूसरे हेड की, तो हाउस प्रॉपर्टी को दूसरे के घर जाना है, दूसरे के घर में पीजीबीपी में जा सकती है हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले पीजीबीपी में से करंट ईयर की पीजीबीपी इनकम में से करंट ईयर का इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हटा दो, यानी सेम बिजनेस का अगर कोई लॉस हो फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट सेट ऑफ कर दो। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 1,70,000 रुपए, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना, फिर क्योंकि ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो बच्चा जरूरी तो ना पीजीबीपी से, अगले आने वाले सालों में, उसके अगले आने वाले सालों में कहीं से भी एडजस्ट हो सकता है, तो फिर उसको क्या करना, पीजीबीपी के लॉस से क्या कर देना, सेट ऑफ कर देना। सॉरी, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, बोलो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपए का। तो करंट ईयर की पीजीबीपी इनकम में से पहले तो करंट ईयर का डेप हटा दो, करंट ईयर का डेप का क्लेम करना कंपलसरी है, फिर इंटर सोर्स कर लो, अगर दूसरे पीजी दो बिजनेस है, दूसरे बिजनेस में कोई लॉस आ रहा है वो सेट ऑफ कर दो, फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट भी कर दो। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या करो, इंटर हेड एडजस्टमेंट यानी कोई भी एक हेड में लॉस है, वो अपने घर में नहीं जगह पा रहा तो दूसरे हेड से सेम प्रीवियस ईयर में एडजस्ट करो। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस सेट ऑफ करो, पिछले सालों के अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं बिजनेस के पिछले सालों के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, फिर उसको सेट ऑफ करो, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करो। बेटा जो रूल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे लगता है वही रूल अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग पे भी लगता है, क्योंकि अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च के खर्चों का 100% क्लेम देते हो, बिजनेस में इतना प्रॉफिट रहता नहीं, तो अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च हो जाएगा।
तो अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च को अगले आने वाले कई सालों तक, अनलिमिटेड ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी को छोड़ के। कंसेप्ट फॉर्मेट क्या है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से करंट ईयर का डेप हटाओ, करंट ईयर के डेप में से इंटर सोर्स लॉस हटाओ, इंटर सोर्स में से इंटर हेड हटाओ, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हटाओ, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस हटाओ, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करो, फिर अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च माइनस करो। ये है हमारा इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, समझे। ये है हमारा इंटर और इंटर हेड, ये समरी है, फटाफट देख लो। सबसे पहले बच्चों इधर देखो, सबसे पहले सेम सोर्स यानी इंटर सोर्स, सेम हेड यानी इंटर हेड, और दूसरे साल उसे कहते हैं सेट ऑफ, इसे क्या कहते हैं सेट ऑफ। फिर दूसरे सालों में कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ दूसरे सालों में सिर्फ अपना ही घर, लेकिन किसको छोड़ करके, डेप्रिसिएशन को छोड़ के। डेप्रिसिएशन किसी भी घर में जा सकता है। 32 AD का बिजनेस, स्पेकुलेटिव लॉस, कैपिटल लॉस, इस साल अगले साल सिर्फ आपको अपने ही घर में जाएंगे, दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं है, ठीक। और के अदर सोर्स का लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होगा, नहीं मिला तो दूसरे हेड में जाएगा, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। फिर अगर वहां पे भी सेट ऑफ, लेकिन अगले साल कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम कितना होगा, जल्दी बोलो, अगले साल कितना कैरी फॉरवर्ड, अगले साल नहीं सॉरी, इस साल इंटर हेड एडजस्टमेंट कितना होगा, इस साल इंटर हेड एडजस्टमेंट मात्र 2 लाख होगा, मात्र कितना होगा 2 लाख। और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, 8 साल। अगले सालों से सेम हेड में आ जाए। नॉन स्पेकुलेटिव लॉस को इस साल नॉन स्पेकुलेटिव इनकम या स्पेकुलेटिव इनकम से सेट ऑफ करो। नहीं मिल रही है जगह तो दूसरों के घर जाओ सैलरी को छोड़ के, दूसरों के घर जाओ किसको छोड़ के, सैलरी को छोड़ के। इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया तो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करो, अगले सालों में सिर्फ अपने घर में जाओगे, अगले साल सिर्फ अपने घर में जाओगे। चाहे फिर वो स्पेकुलेटिव हो या नॉन स्पेकुलेटिव हो। स्पेकुलेटिव अगर लॉस है तो इस साल केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। क्या दूसरों के घर जा सकता है, नहीं। स्पेकुलेटिव लॉस को दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं है परमिशन। और कितने सालों, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे, 4 साल, सेम सोर्स। अगले सालों में भी 35 AD का बिजनेस को इस साल, अगले साल, अगले आने वाले सेम सोर्स, इनफाइनाइट ईयर सेम सोर्स। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को इस साल, अगले साल, आने वाले कई सालों तक, कितने भी सालों तक हर घर जाने की परमिशन है, सैलरी को छोड़ के हर घर जाने की परमिशन है। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हो। उसको दूसरों के घर जाने की परमिशन नहीं है। कितने साल, 8 साल, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करोगे, शॉर्ट टर्म में भी जाने की परमिशन नहीं है। कितने साल, 8 साल। और अगले सालों में भी ओनली नहीं। ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स, केवल ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स सेट ऑफ होगा, इसकी कितने साल, 4 साल। इस साल, अगले साल केवल ओइंग के विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम, इस साल अपने सोर्स से सेट ऑफ करो, नहीं हो पा रहा है, दूसरे अपने, हाँ, विनिंग फ्रॉम लॉटरी यानी कैजुअल इनकम न कभी, कैजुअल इनकम डायरेक्ट टैक्सेबल होती है, किसी से भी ना सेट ऑफ मिलेगा ना किसी को सेट ऑफ देगा। इनकम, इंटरेस्ट अदर सोर्स, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स। अब इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स है बेटा, एंटर फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इस साल दूसरे एंटर अपने हेड से सेट ऑफ करो, अपने हेड से नहीं तो दूसरों में कैरी फॉरवर्ड करो। लेकिन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द आईओएस नॉट परमिसेबल, आईओएस की परमिशन के लिए अवेलेबल, आईओएस को कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन नहीं है। ये आपके रूल हो गए बच्चा, काय के, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के, समझे। क्वेश्चन कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत क्लासेस में भी कराए हुए हैं मेरे क्वेश्चंस, कर लेना। चलें आगे। अब आता है हमारा अगला मेन टॉपिक जो कि सीए इंटर में भी इम्पोर्टेंट है, सीएस में एग्जीक्यूटिव में भी इम्पोर्टेंट है, रिटर्न ऑफ इनकम। क्या होता है रिटर्न ऑफ इनकम, सुनना ध्यान से। इसमें से कुछ 4 नंबर का हमेशा पूछते हैं, 4 नंबर का हमेशा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब इधर देखना, ये है हमारा भैया रिटर्न ऑफ इनकम। अब व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, होता क्या है, प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया, इनकम कमाई। हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20 में इनकम कमाई। अब इस इनकम पर क्या देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। गवर्नमेंट को टैक्स असेसमेंट ईयर 20-21 में देना है। गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद चालान के थ्रू डायरेक्ट, आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं, टैक्स देना है, लेकिन साथ में उसको डिक्लेरेशन भी देना है।
किस बात का डिक्लेरेशन देना है, मेरी सैलरी हेड में इतनी इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी में इतनी इनकम थी, मेरे ये प्रोविजन लगे, क्लबिंग के ये प्रोविजन लगे, सेट ऑफ के ये डिक्लेरेशन रिटर्न ऑफ इनकम में दिया जाता है। तो क्या रिटर्न ऑफ इनकम डालना जरूरी है? बिल्कुल। आपको भले टैक्स ना हो तो भी रिटर्न ऑफ इनकम डालना जरूरी है। तो क्या हर पर्सन के लिए रिटर्न ऑफ इनकम डालना जरूरी है? सबसे पहले तो रिटर्न ऑफ इनकम जाता कब है? रिटर्न अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ और अगर आपका किसी भी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, किसी भी एक्ट में ऑडिट नहीं होता तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई। क्या प्रीवियस ईयर 19-20 की जुलाई निकल चुका है? बिल्कुल। आज हम 16 अक्टूबर में बैठे हैं, रिटर्न निकल चुका है, बिल्कुल। लेकिन कोविड-19 के कारण ये डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई है, 30 नवंबर कर दी गई है और ये डेट और एक्सटेंड होगी, ये डेट और एक्सटेंड होगी। ठीक, तो अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके अलावा बच्चा 31 जुलाई तक, और जिन बंदों का टैक्स ऑडिट या कोई भी किसी एक्ट में ऑडिट होता है ना, उनके रिटर्न फाइल करने की डेट 30 सितंबर है। अब ये बढ़ के नवंबर अक्टूबर हो चुकी है, बढ़ेगी, बहुत जल्दी बढ़ेगी ये डेटें। ये तो बढ़ गई है और भी आगे एक्सटेंड होगी। कोविड-19 के कारण जब आपके आईसीआई और आईसीएसआई के 6 महीने के एग्जाम पोस्टपोन हो गए, आपका एग्जीक्यूटिव की डिग्री और इंटर की डिग्री पोस्टपोन हो गई, तो ये क्या चीज़ है। लेकिन लॉ में आपको ड्यू डेट जो दी गई है बच्चों, क्या दी गई है, तो इसी बात पे लाइक कर दो। ठीक, हाँ चलो, लॉ में जो ड्यू डेट दी गई, मजाक कर रही। हाँ बच्चों, 31 जुलाई एक्चुअली क्या है, थोड़ा थोड़ा अब हमें भी ट्रिक आने लगी है। ठीक है, वैसे हम सीधे साधे इंसान थे। हाँ बच्चों, चलो इधर आओ। 31 जुलाई और 30 सितंबर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। तो क्या बेटा रिटर्न क्या सबको फाइल करना कंपलसरी है? बोला गया कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसकी टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2.5 लाख को एक्सीड करेगी, या एग्जाम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन की 3 लाख और उसकी सुपर सीनियर की 5 लाख, अगर उसको ग्रॉस टोटल इनकम कितने को एक्सीड करेगी, बिफोर क्लेमिंग चैप्टर 6 एटीसी के डिडक्शन देने से पहले, अगर क्या करेगी, अगर 2.5 लाख को एक्सीड करेगी तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कोई भी ऐसा पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जैसे पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, इन लोगों को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख से कम है, उसको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम कम है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया अपनी एसेट उसकी आउटसाइड इंडिया अपनी एसेट्स लोकेटेड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख, 5 लाख या वट एवर 3 लाख से कम है, लेकिन उसकी आउटसाइड इंडिया में एसेट्स लोकेटेड है और उसका वो बेनिफिशियली इंटरेस्टेड है, तो बोला गया अगर ऐसा है तो उसको भी रिटर्न डालना क्या है, रिटर्न फर्निश करना क्या है, कंपलसरी है। साथ में कोई भी पर्सन जिसका, ध्यान से सुनना, ये फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अगर कोई भी बोला गया कंपनी और फर्म को तो जरूरी है, कोई भी बंदा जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन उसने बैंकों में मल्टीपल करंट अकाउंट मिलके टोटल एग्रीगेट 1 करोड़ से ज़्यादा जमा करवाया है, 1 करोड़ से ज़्यादा जमा करवाया, या उसने जो एग्रीगेट फॉरेन टूर पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है, फॉरेन टूर पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का जमा करवाया है, या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो कि जनरली थर्ड कैटेगरी को कवर कर ही लेता है कोई भी इंसान। 1 लाख रुपए बिल, आजकल एसी चलते ही नॉर्मल बात है, 1 लाख रुपए सालाना बिल, यानी बेटा कितना, हाँ 8,333 रुपए एवरेज बिल। तो बोला गया ऐसे लोगों को भले उनकी एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करती तो भी उनको क्या, रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, यानी इसका स्टेटस हाई है। ऐसी कौन चलाता है जिसका स्टेटस हाई हो, ठीक। तो बोला गया जिनकी एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो भी अगर इनके यहाँ ये काम हो रहे हैं तो उनको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई लॉ के अकॉर्डिंग, अब डेट एक्सटेंड हो गई है, आपको लॉ के अकॉर्डिंग ही डेट लिखनी है। अगर कोई भी बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। 234 की एफ की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी 5,000 रुपये लगेगी। ठीक, अगर कोई भी बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके ऊपर 234 एफ की क्या लग जाएगी, लेट फीस, और क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, पेनल्टी याद रखना, पेनल्टी कब लगेगी, पेनल्टी तब लगेगी
₹5,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर वो अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक जमा करवाता है तो पेनल्टी 5,000 लगेगी, अदरवाइज 10,000 लगेगी, अदरवाइज 10,000 लगेगी। कैसे? देखो, रिटर्न फाइल करने की भैया हमारी ड्यू डेट ये 19-20, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई है। मैंने यहाँ तक लेट फाइल नहीं किया, डेट निकल गई। मैं आगे चाहूँ तो रिटर्न फाइल कर सकती हूँ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक। मेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2021, मेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या 31 मार्च 2021। अगर मैं यहाँ से लेके 31 दिसंबर तक कभी भी रिटर्न भरती हूँ तो मेरे ऊपर पेनल्टी है 5,000। लेकिन अगर मेरी 31 दिसंबर के बाद भरती हूँ तो मेरे ऊपर पेनल्टी बच्चा कितनी है 10,000। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम आफ्टर एटीसी का डिडक्शन 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी है 1,000। जैसे अगर मेरी टोटल इनकम 8 लाख है, यहाँ तक रिटर्न डालती हूँ ऑटोमेटिक लेगा, यहाँ तक रिटर्न जुलाई तक नो पेनल्टी, जुलाई से दिसंबर तक डालती हूँ तो 5,000 और दिसंबर के बाद डालती हूँ तो 10,000। लेकिन वो भी कब तक डालना है? रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक रिटर्न डल जाना चाहिए। अगर आपका नहीं डला तो फिर आप माना जाएगा कि आपने क्या नहीं किया, रिटर्न कभी भी क्या नहीं किया, फाइल ही नहीं किया। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से क्या है, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है 5 लाख से क्या है, ज़्यादा नहीं है, तो पेनल्टी मैक्सिमम 1 लाख, ग्रॉस टोटल नहीं, टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं तो पेनल्टी 1,000 से ज़्यादा नहीं लगेगी। एक चीज़ और बच्चों ध्यान से सुनना, 31 जुलाई तक रिटर्न डालना है ना, उसके बाद अगर कभी भी रिटर्न जाता है तो वो हो जाता है बीलेटेड रिटर्न, कभी भी जाता है बीलेटेड रिटर्न। अगर आप बीलेटेड रिटर्न फाइल करते हो यानी जुलाई के बाद कर सकते हो तो पीजीबीपी के लॉस को अभी हम कैरी फॉरवर्ड पढ़ के आए, पीजीबीपी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, हाउस प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन इन सबको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे लेकिन ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा करवाया। ठीक, अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा कराया सेट ऑफ कर लोगे, नो प्रॉब्लम, सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन सेट ऑफ हो जाएगा लेकिन क्या नहीं कर पाओगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। रेफर सेट ऑफ चैप्टर अभी पढ़ाया है उसी में दिया हुआ है। इसके बाद आता है बच्चों सेक्शन, एक चीज और 139(1) ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है, सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न है, 139(4) बिलेटेड रिटर्न है और 139(5) रिवाइज रिटर्न है। चलते हैं 139(4) पे। अगर कोई बंदा ड्यू डेट तक रिटर्न जमा नहीं करवा पाता तो ये वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, अब तो रिटर्न फाइल करने की डेट थी अब नहीं, अब उसको विथ पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। लेकिन बिलेटेड रिटर्न ईयर एंड तक कंप्लीट होने, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक, हमारा असेसमेंट ईयर 2021 है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक बिलेटेड रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। बिलेटेड रिटर्न टू बी सबमिट, बिलेटेड रिटर्न टू बी सबमिटेड कब तक हो जाना चाहिए? बिलेटेड रिटर्न टू बी सबमिटेड विद इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक आपका बिलेटेड रिटर्न क्या हो जाना चाहिए बच्चा? सबमिटेड होना चाहिए। इसके बाद आपने फाइल किया तो वो वॉइड एवन इशू हो जाता है, माना जाएगा कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। ये है 139(4) बिलेटेड रिटर्न। लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न भरते हो तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न कभी भी भरा है, कभी भी भरा है, जैसे प्रीवियस ईयर 19-20 से असेसमेंट ईयर 20-21 में आपने भर दिया, ओरिजिनल रिटर्न में गलती होगी तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। रिटर्न को क्या किया जा सकता है? रिवाइज। क्या मैडम बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज किया जा सकता है? बिल्कुल, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज किया जा सकता है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 कहता है बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, ठीक है, लेकिन रिवीजन आपको चाहिए 31 मार्च, रिलेवेंट एंड ऑफ द रिलेवेंट कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब मैडम ये कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या होता है? एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तो समझ आता है, मैडम कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या होता है? देखो, होता ये है कि आपने प्रीवियस ईयर का रिटर्न असेसमेंट ईयर में जमा कर दिया 20-21 में। फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त को एओ ने उस रिटर्न पे खुद देखा कि क्या क्या है, कहीं टैक्स इवेट तो नहीं किया कहीं, तो एओ खुद असेसमेंट कर देता है इसका, एओ असेसमेंट कर देता है। अब एओ ने असेसमेंट करने के बाद आपको लगता है यार ये गलती हो गई थी, 31 जुलाई को जो रिटर्न भरा था ये 1 अक्टूबर ले लेती, एओ ने असेसमेंट किया, एक गलती हो गई थी, वो गलती आपको पकड़ में आती है कब? 1 नवंबर को, तो आप रिवाइज नहीं कर सकते। रिटर्न कैन बी रिवाइज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एओ असेसमेंट, एओ देख लें, or end of the completion of assessment year whichever is earlier।
1 अक्टूबर को एओ ने असेस कर दिया, और आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट कब हो रहा है? आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2021। विच एवर इज बच्चा क्या होगा? अर्लियर। आप रिटर्न को क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। ठीक, रिटर्न को क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न ऑल्सो भी रिवाइजेस। डिफेक्टिव रिटर्न, अगर आपके रिटर्न में कोई गलती होती है तो एओ आपको इंटीमेट करता है। जब भी एओ आपको इंटीमेट करे, जिस दिन में इंटीमेशन दे, उससे फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन 15 दिनों के अंदर अपने रिटर्न को, डिफेक्टिव रिटर्न को सुधार लो। कहाँ जो गलती एओ ने बताई है सुधार लो। कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है रिटर्न भरना। इनकम टैक्स की साइट पर चले जाओ, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स e-filing.com पे चले जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, सब चीज़ें आ जाएंगी। सेक्शन 139(1) में रिटर्न है, 139(3), 139(4), पूरा चीज़ें आ जाएंगी। आप अच्छे से अपना पेन नंबर लिखना है। ठीक, नहीं हो तो एग्जाम के बाद मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगी कैसे फाइल करते हैं रिटर्न। ठीक है, आ जाओ बच्चों। तो आपको 15 दिनों के अंदर इंटीमेशन दिया जाता है। 15 दिनों के अंदर आपको रिटर्न को डिफेक्टिव करना है, सुधारना। अगर आपने 15 दिनों के अंदर एओ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो आप असेसियन डिफॉल्ट कहलाओगे और आपका रिटर्न इनवैलिड रिटर्न हो जाता है। लेकिन अगर आप अपना जेन्युइन रीजन देते हो, और जेन्युइन रीजन देते हो कि हम 15 दिनों में रिटर्न को करने नहीं रेक्टिफाई कर पाए, तो एओ चाहे तो उसको डिले को माफ कर सकता है और आपका रिटर्न वैलिड मान सकता है। आपका रिटर्न बच्चा क्या कर सकता है? वैलिड मान सकता है। समझ आ रहा है बच्चों? अब चलो सुनो ध्यान से। कोई भी बंदा जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर लेना कंपलसरी है, कोई भी पर्सन जिसकी एग्जामेशन लिमिट को इनकम एक्सीड करेगी, उसको अकाउंट पेन नंबर के लिए अप्लाई करना जरूरी है। कोई भी पर्सन जिसकी एग्जामेशन लिमिट को इनकम एक्सीड ना करे, लेकिन अगर उसका टर्नओवर 5 लाख से ज़्यादा है तो उसको भी अपना पेन नंबर के लिए अप्लाई करना जरूरी है। अगर कोई भी बंदा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में एंट्री लेता है, 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन्स करता है, तो पेन नंबर लेना जरूरी है। डायरेक्टर को, ट्रस्टी को, ऑथर को, फाउंडर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को पेन नंबर लेना मस्ट कंपलसरी। पेन नंबर 10 डिजिट का होता है, पेन नंबर 10 डिजिट का होता है, और जो पेन कार्ड आता है उस पर फर्म को भी पेन नंबर लेना कंपलसरी है। पेन नंबर कहाँ कहाँ कोट करना जरूरी है? इनकम टैक्स के जितने रिटर्न जाते हैं वहाँ पेन नंबर होगा। जीएसटी के रिटर्न में पेन नंबर होता है, क्योंकि जीएसटी 15 डिजिट का होता है, उसमें से 10 डिजिट आपके पेन के होते हैं। कोई भी पेमेंट चालान पे करते हो तो पेन नंबर डिक्लेयर करना क्या है? कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो, पेन नंबर खरीद या बेचते हो, पेन नंबर कोट करना जरूरी है। अगर आप किसी बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवाते हो, एक्सेप्ट सेविंग अकाउंट और एफडी को छोड़ के कोई भी अकाउंट खुलवाते हो, पेन नंबर कोड करना जरूरी है। बैंक के साथ 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो, पेन नंबर कोड करना जरूरी है। रेस्टोरेंट बिल या होटलों में पेमेंट करते हो 50,000 से ज्यादा, पेन नंबर कोड करना जरूरी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, पेन नंबर कोड करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन करते हो, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते बेचते हो, 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हो, पेन नंबर कोड करना जरूरी है। अगर किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो 50,000 से ऊपर, पेन नंबर कोड करना जरूरी है। किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हो तो भी पेन नंबर कोड करना जरूरी है। 50,000 के ऊपर का पेमेंट करते हो और फॉरेन कंट्री का खर्चा अगर 2 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। फाइन नया अमेंडमेंट याद है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर 50, जनरली 50,000 ही हर जगह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन करते हो, पेन नंबर जरूरी है। बैंकों का हो गया, डीडी वगैरह 50,000 के ऊपर की बनाते हो, एफडी भी इनफैक्ट 50,000 के ऊपर की बनाते हो तो पेन नंबर करना जरूरी है। करंट अकाउंट खोलोगे तो पेन नंबर तो होगा ही होगा। अगर आप माने मोबाइल इंस्ट्रूमेंट का 50,000 रुपये से ऊपर का प्रीपेड पेमेंट करते हो, पेन नंबर होना जरूरी है। LIC खरीदते हो 50,000 से प्रीमियम ज्यादा है, पेन नंबर होना जरूरी है। अगर सिक्योरिटीज खरीदते हो अदर देन शेयर्स खरीदते हो तो पेन, और 1 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटी खरीदते हो तो पेन नंबर कोड करना भैया क्या है? जरूरी है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी 10 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस और सेल करते हो, पेन नंबर कोड करना जरूरी है। कोई भी गुड्स का परचेस और सेल करते हो जिसकी 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन से, पेन नंबर लिखना जरूरी है। ठीक, पेन नंबर के साथ आधार नंबर इंटरचेंजेबल होता है। पेन नंबर के साथ आधार नंबर इंटरचेंजेबल होता है। अब सुनो, आपका रिटर्न कौन फाइल करता है? आपका रिटर्न कौन फाइल करता है? सीए फाइल करता है। जरूरी है सीए फाइल करना। जैसे मैं आपका रिटर्न अभी तो आपको नहीं आता तो आप हम लोगों के पास आओगे बेटा, हम लोगों के पास आओगे तो हम लोग फीस बड़ी ज़्यादा लेते हैं क्योंकि सीए की डिग्री है। तो इन लोगों ने रिलीफ दिया, आप अपना रिटर्न चाहो तो टीआरपी के थ्रू भी फाइल करवा सकते हो। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, अब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन हो सकता है? कोई भी जो है, पहले तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन होता है वो बता दूं, फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से कौन कौन रिटर्न फाइल करवा सकता है वो बता दूं, ताकि लोगों में रिटर्न को लेके इतना हुआ ना आए कि सीए के पास जाना पड़ेगा, सीए पेमेंट ज़्यादा लेगा।
तो टीआरपी आप भी बन सकते हो। टीआरपी कौन कौन बन सकता है? टीआरपी के एग्जाम वो बंदा दे सकता है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, या आईसीए के एग्जाम का सीए इंटर पास किया हो, या सीएस एग्जीक्यूटिव पास किया हो, ठीक, वो टीआरपी के पेपर दे सकता है। लेकिन किसी भी शेड्यूल बैंक का ऑफिसर टीआरपी नहीं बन सकता, लीगल प्रैक्टिशनर, लॉ एडवोकेट नहीं बन सकते टीआरपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो अपने आप में एलिजिबल पर्सन है, ठीक है। ठीक, टीआरपी, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी क्या क्या होना चाहिए टीआरपी के लिए। अगर आप अपने चाहो, कोई भी इंडिविजुअल और एचएफ, कंपनी को टीआरपी के लिए अलाउ नहीं किया गया, कोई भी इंडिविजुअल और अगर एचएफ चाहता है तो वो अपना रिटर्न टीआरपी वालों से भरवा सकता है। और टीआरपी वाले जनरली 200-300 रुपए में काम कर देते हैं। जहाँ सीए 1500 में काम करता है, वैसे टीआरपी वाले आपके 200-300 में क्या कर देते हैं, काम कर देते हैं। लेकिन कंपनी टीआरपी से अपना रिटर्न फाइल नहीं करवा सकती। ऐसा कोई इंडिविजुअल और एचएफ जिसका 44 एबी में ऑडिट होता है या किसी और लॉ में ऑडिट होता है, वो भी अपना रिटर्न टीआरपी से नहीं करवा सकता, क्योंकि ऑडिट यानी ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सिर्फ सीए ही करता है। और ऑथेंटिकेशन केवल क्या करता है बच्चा, सीए ही करता है। ठीक, ठीक है। जब भी आप रिटर्न फाइल कराओगे, रिटर्न पर सिग्नेचर होंगे, उसे कहा जाता है वेरीफाइड रिटर्न। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद करेगा। अगर इंडिविजुअल अनसाउंडेड माइंड का है तो उसका ऑथोराइज पर्सन करेगा। ऑथोराइज मतलब जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई। अगर इंडिविजुअल आउट ऑफ इंडिया तो ऑथोराइज पर्सन करेगा। एचएफ के केस में कर्ता करेगा। अगर कर्ता अवेलेबल नहीं है, अनसाउंडेड माइंडेड है, तो अनसाउंडेड कोई भी एडल्ट मेंबर करेगा फैमिली में। पार्टनरशिप फर्म में मैनेजिंग पार्टनर करेगा। अगर फर्म में कोई मैनेजिंग पार्टनर नहीं है या बाहर गया हुआ है तो एनी एडल्ट पार्टनर। ठीक, लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। पॉलिटिकल पार्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, ठीक है। और अगर कंपनी के केस में एमडी करेगा। अगर एमडी कोई नहीं है या एमडी अनसाउंडेड है या बाहर गया हुआ है तो कोई भी डायरेक्टर कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। नॉन रेसिडेंट कंपनी में वो पर्सन, नॉन रेसिडेंट कंपनी में वो पर्सन, यहाँ पे कोई रिटर्न यहाँ फाइल होता है वो पर्सन करेगा जिसको वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी हो। और पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी अटैच करना रिटर्न के साथ जरूरी है। इन केस ऑफ नॉन कंपनी अगर लिक्विडेशन की प्रोसेस में है तो लिक्विडेशन की प्रोसेस में तो डायरेक्टर के सारे पावर खत्म कर दिए जाते हैं। उस केस में लिक्विडेटर ही साइन करेगा। लिक्विडेटर ही क्या करेगा, साइन करेगा कंपनी के केस में। ठीक, अब सुनो ध्यान से, ध्यान देना बेटा। इसके बाद आता है डियर सेल्फ असेसमेंट। इसके बाद बच्चा क्या आ जाता है, सेल्फ असेसमेंट। इनकम टैक्स कहता है हम आपका डिपार्टमेंटल कोई असेसमेंट नहीं करेगा। आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है ना, प्रीवियस ईयर की इनकम पर भैया क्या करो, असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स देना है। टैक्स का कंप्यूटेशन खुद करो। कैसे करो, अभी हमने पढ़ाया। 5 हेड होते हैं, उसके बाद एटीसी से एटीयू के डिडक्शन आते हैं जो कि अभी पढ़ाऊंगी। 5 हेड होते हैं, 5 हेड के बाद एटीसी से एटीयू के क्या आते हैं, डिडक्शन आते हैं। तो आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम पर टैक्स निकालो। और टोटल इनकम पर टैक्स निकालने के बाद जितना टीडीएस कटा है, एडवांस टैक्स कटा है, तो उसका नेट टैक्स पेबल चालान जमा कर दो और रिटर्न सबमिट कर दो। डिपार्टमेंट बोलता है मैं नहीं करूंगा, 148 तक पहले इनिशिएट तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, अगर बाद में तुमने उस रिटर्न में, और रिटर्न फाइल कर दो, बाद में तुमने इससे फ्रॉड किया या क्या किया, बाद में तुमने पता लगा रिटर्न में आपने फ्रॉड किया या कुछ उस गड़बड़ी है, तो फिर डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा। इनिशियली असेसमेंट आपका होगा सेक्शन 140 में। 5 हेड की इनकम कैलकुलेट करके ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, एटीसी से एटीयू के डिडक्शन दो, टोटल इनकम निकालो, टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालो, सरचार्ज हेल्थ से ऐड कर दो, टीडीएस एडवांस टैक्स माइनस कर दो, टीडीएस और एडवांस टैक्स माइनस कर दो, नेट टैक्स पेबल कर दो। और अगर आपने ड्यू डेट के बाद, देखो ध्यान से सुनना, ड्यू डेट के बाद अगर आपने, याद करो बच्चों, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया तो क्या होता है, ड्यू डेट के बाद आपने रिटर्न फाइल किया तो बोलो बोलो, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया तो पेनल्टी लगती है। पेनल्टी 1000 रुपये, अगर 5 लाख से कम है, नहीं तो 5000 लगेगी। साथ में बच्चा इंटरेस्ट भी लगता है। 234A का क्या लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का क्या लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है। तो वो भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। वो भी इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देना पड़ेगा। समझ आ रहा है, वो भी इंटरेस्ट आपको क्या देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा रिटर्न ऑफ इनकम। समझ आया बच्चों। अब चलेंगे डिडक्शंस पर। अब चलेंगे डिडक्शंस पर। हमारा 48 मिनट्स ही हुए हैं। अब डिडक्शन फटाफट करते हैं कंप्लीट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C टू 80U के डिडक्शन क्या है, देखो। जब भी हम पहले 5 हेड की इनकम निकालते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सब मिलके क्या बनती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। एग्जैक्टली
ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट के बताए हुए तरीकों में इन्वेस्ट करोगे तो गवर्नमेंट आपको 80C से लेके 80U के डिडक्शन देती है। 80C से लेके 80U के क्या देती है, डिडक्शन देती है। तो फिर आता है आपकी टोटल इनकम। टैक्स कैलकुलेट ऑन टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं कैलकुलेट होता है, टोटल इनकम पर कैलकुलेट होता है। अब 80C से 80U में गवर्नमेंट के बताए हुए तरीकों में इन्वेस्ट करना या गवर्नमेंट के बताए हुए मेडिकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड किए हैं वो काम करने हैं। 80C से 80U के जब हम डिडक्शन देते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा 80C की गानी। 80C, 80CCC और 80CCD। 80CCD कैन नॉट बी एक्सीड 1,50,000। बेटा 80C, 80CCC, 80CCD कैन नॉट बी एक्सीड 1,50,000। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है हमारा 80C। 80C का जो भी इन्वेस्टमेंट है कहाँ कहाँ करोगे। हालांकि एक चीज और याद रखना, 80C के डिडक्शंस लॉटरी इनकम पर, लॉटरी इनकम पर, 112 पर, 111A पे, 112A पे नहीं मिलते। या इनकम टैक्स लॉ में ये 4 इनकम स्पेसिफिक मानी जाती है, उनके ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है और 80C से 80U के डिडक्शन इन पर नहीं मिलते। क्या है ये 80C से 80U की इनकम? ये 80C सबसे पहले 80C के डिडक्शन। 80C की डिडक्शन है, बेटा ध्यान से सुनना। अगर आप NSC में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू खरीदते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th और 9th इशू खरीदते हो तो आपको 80C में क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। और 80C का जो भी NSC पे जो इंटरेस्ट होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, फिर से री इन्वेस्टेड माना जाएगा, तो भी 80C में आपको क्या मिल जाएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। 80C का डिडक्शन केवल इंडिविजुअल और HF को मिलता है। इंडिविजुअल NSC खुद के लिए खरीद सकता है और HF नहीं। दो बच्चों की फुल टाइम ट्यूशन फी एग्जम्प्टेड है, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस को पे करना है जो आपको लॉ में रिकॉग्नाइज डिग्री देता है और फुल टाइम होना चाहिए। अगर आप ICAI या ICSI को पे करते हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फुल टाइम ट्यूशन फी नहीं है, पर करस्पॉन्डिंग कोर्सेज है। ठीक, दो बच्चों की एजुकेशन फीस का डिडक्शन मिलेगा अगर आप यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान UTI की यूलिप खरीदते हो या LIC की यूलिप खरीदते हो या UTI और की यूनिट्स और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हो तो आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। LIC, एन्युटी पेंशन प्लान, जीवन अक्षय धारा, जीवन अक्षय प्रीमियम खरीदते हो तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या तो अपना पे करते हो या अपने स्पाउस का पे करते हो या अपने बच्चों का पे करते हो। याद रखना, सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड, यहाँ पे पेरेंट्स नहीं आएंगे। कितना मिलेगा, अगर आपने पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 ली है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद ली गई है फॉर डिसेबल पर्सन 15। देखो, नॉर्मल बंदे के लिए 1 अप्रैल 2012 या 2012 के बाद, 1 अप्रैल 2012 के बाद लिए तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और अगर 1 अप्रैल 2012 से लिए तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। लेकिन हैंडीकैप की अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद आई है तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिलेगा। ये LIC का प्रीमियम, LIC जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, देखो जैसे मैंने 3 लाख की पॉलिसी ली, ये पॉलिसी ली 1 अप्रैल 2017 को, यानी पॉलिसी विल बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल, और मेरा एनुअल प्रीमियम जो जाता है ना बेटा, एनुअल प्रीमियम जाता है 35,000, तो बेटा मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000, क्योंकि 10% ऑफ सम एश्योर्ड कितना आता है, 30,000। अगर आप स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, SPF, PPF में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कितना आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। और अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हो तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। नोटिफाइड पेंशन फंड करते हो तो डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा 80C के डिडक्शन के लिए 5 साल की FD है, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम है। मकान बनवाने के लिए अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, लोन लिया, गवर्नमेंट या बैंक से लोन लिया और आप उसका क्या पे ऑफ करते हो, इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करते हो तो डिडक्शन मिलेगा। मैडम बट सब्जेक्टेड टू वो डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में ना लिया। देखो बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का डिडक्शन तो हम आंख बंद करके हाउस प्रॉपर्टी में ले लेते हैं, तो प्रिंसिपल का यहाँ डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये पेड होना चाहिए। ठीक है।
स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी, अगर आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी फीस पे करते हो तो आपको एटीसी में क्या मिल जाएगा भैया, एटीसी में क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड खरीदते हो, लॉन्ग टर्म पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए बॉन्ड्स खरीदते हो और जो ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या रेसिडेंशियल हाउस में इंगेज है, एटीसी का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो अभी आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डिडक्शन मिल जाएगा। तो कोई भी पैसा अगर सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कराते हो, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर कोई भी पैसा जमा करवाते हो तो भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। देख लो एटीसी में डिडक्शन, 5 साल की एफडी, सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, एलआईसी फॉर खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए होगा, एनएससी 9th इशू, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूलिप लिंक, यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूनाइटेड लिंक रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, रीपेमेंट ऑफ क्या आ जाएगा, हाउस लोन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह वगैरह, ये इतना और अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, एनपीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ, सुपर एन्यूशन फंड, इन सब में अगर आप बच्चों करते हो तो डिडक्शन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद 80CCC, 80CCC, अगर 80CCC है पेंशन फंड, बच्चा ध्यान से सुनना, 80CCC ये कौन सा है, 80CCC पेंशन फंड, पेंशन फंड में अगर आपका कंट्रीब्यूशन होगा, अगर आपका कंट्रीब्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई ना इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है। देखो ध्यान से सुनना, एक होती है एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, और एक होता है एफडीज वगैरह, एफडीज वगैरह में जो पैसा होता है वो कब मिलता है, रिटायर मैच्योरिटी पे मिल जाता है लमसम। लेकिन पेंशन एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप इनिशियली अभी कंट्रीब्यूट करते जाओ, सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद आपको मंथली बेस पे पेंशन मिलेगी। तो अगर आप इंडिविजुअल हो और अगर आप अपनी एन्युटी प्लान एलआईसी की पेंशन प्लान खरीदते हो तो भी एटीसी का डिडक्शन, 80CCC का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन बच्चे याद रखना, 80CCC और 80CCD कैन नॉट बी एक्सीड 1,50,000, ये 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम, ये है न्यू पेंशन स्कीम, 80CCD, बहुत अच्छा सेक्शन है, 80CCD न्यू पेंशन स्कीम। देखो अगर एक ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 या उसके बाद है, उनको अब पेंशन नहीं मिलेगी, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयर भी करेगा और एम्प्लॉय खुद अपना भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय खुद अपना भी कंट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस में करेगा, एम्प्लॉय एनपीएस में करेगा। एम्प्लॉय जितना एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा वो उसकी सैलरी से कट जाएगा, जैसे बेसिक सैलरी है उसकी, बेसिक सैलरी है बेटा 5 लाख, ध्यान से सुनना, बेसिक सैलरी है 5 लाख। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 20-20% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी 5 लाख का 20%, 1-1 लाख कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके इन हैंड तो 4 लाख आएगी। लेकिन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनपीएस पहले सैलरी में जाके ऐड होगा। हाँ, आरपीएफ ऐड नहीं होता था लेकिन एनपीएस जाके ऐड हो जाएगा। कितना, 5 लाख का 20%, बेटा कितना होता है, 1 लाख। ऐसे कर करके ओवरऑल टोटल इनकम आएगी, बाकी अदर सोर्स, ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, व्हाटएवर सब मिला के बेटा आपकी आ रही है ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख आ रही है, तो एटीसी में अगर आरपीएफ में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करोगे, एटीसी के लिए आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन है 50,000 का, ठीक है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन है 50,000 का। एलआईसी खरीदी है भाई 60,000 की, एलआईसी खरीदी है 60,000 की। 2 बच्चों की ट्यूशन फी आ रही है 10,000। अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हो तो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिल जाएगा 10% ऑफ सैलरी। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन कितना मिल जाएगा भैया, 10% ऑफ सैलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस कंडीशनल डीए प्लस कमीशन एक फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है ना। कितना डिडक्शन मिलेगा, पर यहाँ पे तो मेरी बेसिक सैलरी है। एनपीएस की कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन अगर सामने वाले ने कितना किया है, 1 लाख किया है, लेकिन मिलेगा कितना, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। देखो यहाँ सैलरी में से मेरे पास से बेसिक है, अगर एचआरए वाली सैलरी होती तो एचआरए वाली लेती। अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज के द्वारा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन किया जाता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के द्वारा, ध्यान देना, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के द्वारा अगर एनपीएस का क्या किया जाता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है सबसे पहले
इस सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है, क्या वो 80C की लिमिट में काउंट होगा, यानी क्या वो 1.5 लाख की लिमिट में काउंट होगा। काउंटिंग करने में तरीका देखना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नॉट काउंटेड इन 80C, यानी 1,50,000 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,50,000 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 50,000 तक, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 50,000 तक 150 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। इन एक्सेस ऑफ 1,50,000, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख क्या आएगा, इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 क्या होगा, वो 150 की लिमिट में काउंट होगा। देखो टोटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम डिडक्शन तो सैलरी का 10% मिलेगा, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, तो कितना मिलेगा, 50,000 रुपये का मिलेगा। चाहो तो ये एडिशनल डिडक्शन, ये पहले एम्प्लॉय का एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय 50,000 150 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। मैक्सिमम एम्प्लॉय का डिडक्शन 50 मिलेगा, और वो 50 मिल गया। अब इधर देखना, और है ना इसने LIC भी खरीदी थी, ट्यूशन फी भी पे की थी, और NSC भी खरीदा था। बेटा इसे NSC जो खरीदा था ना 80,000 के खरीदे थे, 80,000। पहले तो ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय 50,000 तक काउंट नहीं होगा, और आपको डिडक्शन भी 50 मिल रहा है। बाई चांस यहाँ मेरी सैलरी है, बाई चांस यहाँ मेरी सैलरी है, बेसिक सैलरी प्लस कंडीशन DA प्लस कमीशन विद फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। 6 लाख का कितना परसेंट, 6 लाख का बाई चांस ये वाली सैलरी नहीं है, 6 लाख का 10% है, यानी 60,000। और कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, बेसिक सैलरी का कर रहा है ना, कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिक सैलरी का 20%, यानी 1 लाख। तो भाई मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम डिडक्शन 60,000 मिलेगा। एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय 50,000 काउंट कर लोगे, डिडक्शन आपको 60 मिलना है। 60 में से 50 गए तो NPS का कंट्रीब्यूशन कितना कहलाएगा, 80C की लिमिट में काउंट होगा। 80C की लिमिट में NPS का कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 50,000 काउंट होता है एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 80C की लिमिट में काउंट नहीं होता। लेकिन डिडक्शन तो वही मिलेगा 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी यानी बेसिक प्लस कंडीशनल DA प्लस कमीशन है फिक्स परसेंटेज और टर्नओवर। मैंने कहा HRA वाली सैलरी मेरी 6 लाख है, ठीक, तो ये आपका 80C। अब देखो 50 और 60, 1 10 1 20, 1 20 और 80 कितना होता है, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 10,000, सॉरी 2 लाख और 10,000 कितना होता है, 2 लाख और 2 लाख 10,000। तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलना है 1.5 लाख। वेरी वेरी सिंपल। एक चीज और का इस बार का अमेंडमेंट आया है, अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% कवर होगा, 14% का डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या मिलेगा, वही 10% मिलेगा। 14% contribute made by the employer, 10%, 14% of salary in case of contribute by the सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर NPS में कंट्रीब्यूट करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का 10%, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का कितना मिलेगा, 14%। NPS में आप पैसा खुद भी जमा करवा सकते हो अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मेड और 20% ऑफ GTI विच एवर इज लेस। जैसे मैंने NPS में कंट्रीब्यूट किया है 60,000, मेरी GTI है 8 लाख, 8 लाख का 20% 1 लाख 60,000, तो 60,000 मिलेगा। ठीक ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में, समझ आ रहा है। सैलरी में आ जाएगी बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल DA। अगर आप NPS से पैसा बीच में निकाल देते हो, स्कीम को विड्रॉल करते हो, तो एक क्या हो जाएगा, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। देखो अगर NPS का पैसा क्या, NPS का पैसा नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और अगर आप बीच में विड्रॉल कर देते हो, स्कीम को बीच में विड्रॉल कर सकते हो, तो 60% का NPS का पैसा एग्जम्प्टेड है। 60% का NPS का पैसा बच्चों क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है। आ जाओ बेटा, ठीक, तो ये था 80C, 80CCC, 80CCD, ठीक है। 80C इट कैन नॉट बी एक्सीड 1,50,000, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन NPS 50,000 तक लिमिट में काउंट नहीं होगा, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन NPS 50,000 में काउंट नहीं होगा। चलो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप अपना, ध्यान से सुनना, दो ग्रुप बनाए गए हैं, इंडिविजुअल के दो ग्रुप बने, अपना, अपनी वाइफ का, बच्चों का और पेरेंट्स का। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, और चाइल्ड डिपेंडेंट होना चाहिए, यहाँ उल्टा है, ठीक है।
इंडिविजुअल स्पाउस, ये इंडिविजुअल स्पाउस और चिल्ड्रन का एक ग्रुप है और पेरेंट्स का एक ग्रुप है। और एचओएफ में फैमिली मेंबर कोई भी हो सकते हैं। एचओएफ में अगर उनका आपने मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया, हर बंदा अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस हेल्थ प्रीमियम करवाता है, ठीक है। तो दो ग्रुप है, पहले ग्रुप में खुद का, वाइफ का और बच्चों का। पहले ग्रुप में 25,000 से ज्यादा का आप क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पहले ग्रुप में मतलब अपना, वाइफ का और बच्चे का 30,000 पे किया तो 25 का क्लेम कर पाओगे, 20 का पे किया तो 20 का पे कर पाओगे। और अगर पेरेंट्स के दूसरे ग्रुप में 25,000 का पे ऑफ करोगे। अगर आपके ग्रुप में कोई भी सीनियर सिटीजन है, कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 साल है उसके ऊपर है, तो एडिशनल डिडक्शन 25 का मिलेगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ने, मिस्टर एक्स ने क्या किया, इधर देखना, मिस्टर एक्स ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 3,000 का, अपनी वाइफ के नाम से करवाया था 10,000 का, अपने बच्चों के नाम से करवाया था, दो चाइल्ड के नाम से करवाया था 10,000, ठीक है। अपने मम्मी पापा के नाम से, फादर एंड मदर के नाम से, इंश्योरेंस करवाया, दोनों का प्रीमियम पे किया है 35,000। अब फादर की एज 61 है और मदर की एज 59 है। इस ग्रुप में तो कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, एक काम करते हैं यहाँ 13 कर देते हैं, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा 25। हालांकि ये 13, 23, 33 है, मैक्सिमम 25 मिलेगा। इसमें कितने, दो लोग सीनियर हैं तो 25 तो मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल 25 जा सकता है, तो एडिशनल 25 तो जाना ही नहीं है। 10 है तो बेटा कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर कोई अपने फैमिली मेंबर का प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम पेड और 25,000। याद रखना, एडिशनल डिडक्शन 25,000 तब मिलेगा जब प्रीमियम का पेमेंट सीनियर सिटीजन वो भी रेसिडेंट के लिए किया हो। प्रीमियम का पेमेंट सीनियर सिटीजन वो भी रेसिडेंट के लिए किया हो। पेमेंट केवल एनी मोड जाएगा अदर देन कैश, जाएगा। अब इसमें हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड है। इसमें हेल्थ चेकअप भी क्या है, इंक्लूड है। हेल्थ चेकअप कैश में हो सकता है, मतलब हर साल अपने इंसान बच्चे सॉरी हर साल इंसान अपना हेल्थ चेकअप करवाता है। तो अगर आपने हेल्थ चेकअप के लिए भी पेमेंट किया तो 25,000 में वो भी इंक्लूड है, ठीक है। 25,000 में बच्चों वो भी क्या है, इंक्लूड है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो सबसे पहले एटीसी इन्वेस्टमेंट, 80CCC पेंशन फंड, 80CCD एनपीएस, 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80DD ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल। ओ एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज व DD है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन, अगर आपके ऊपर आपके स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स अगर डिपेंडेंट है, स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर डिपेंडेंट है और वो आपकी डिसेबल है। डिसेबल कहाँ है, जो 80U में डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट बट ऑब्वियस सी बातें करवाओगे क्योंकि वो डिसेबल पर्सन है। 1 रुपया खर्च करो, 10 रुपए खर्च करो, 1,000 रुपए खर्च करो, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 मिलेगा। अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है तो आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। आपके ऊपर आपके बच्चा, आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट है और डिसेबल है, डिसेबिलिटी 40 और मोर है, तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, भले कितना भी खर्चा करो ना करो, ठीक। और अगर आपकी डिसेबिलिटी जो 80% उससे मोर है तो 1,25,000। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्टर का चलेगा, सर्टिफिकेट क्या करेगा, चलेगा गवर्नमेंट डॉक्टर का चलेगा, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप डिसेबल हो और आप तो कमाते हो तो आप तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो अगर कोई बंदा खुद डिसेबल है जो अर्न करता है तो भी उसको 80U में डिडक्शन मिलेगा। वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल है, 80DD में मिलेगा। खुद हो तो बेटा कितना में डिसेबिलिटी अगर 40 या उसके ऊपर है तो 75,000 का क्लेम लेना, और डिसेबिलिटी अगर
मोर देन है ना 80 है तो 1,25,000 का क्लेम ले लेना 80U में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली 75,000, 1 रुपए का भी खर्चा मत करो ना, तो भी आप क्लेम कितना ले सकते हो भाई, 75,000 का क्लेम ले सकते हो। ठीक है, तो 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन, 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज। अगर आपका आपके स्पाउस का, डिपेंडेंट चाइल्ड का, ब्रदर सिस्टर विच आर डिपेंडेंट, देखो खुद और हिमसेल्फ दोनों चलेंगे। 80DD में सभी को डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ तो खुद और स्पाउस अलग, खुद और जो रहता है ना, अगर आप खुद का या अपने डिपेंडेंट स्पाउस का, वर्ड आया डिपेंडेंट स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर। ठीक, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो खुद करवा सकते हैं। कि स्पेसिफिक डिजीज के लिए डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा 40,000 और एक्चुअल अमाउंट पेड विच एवर इज लेस। लेकिन अगर पेशेंट रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख जाएगा। मैक्सिमम इंडिविजुअल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए जाएगा। देखो 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन 75 और 125, 80DD डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है बेटा, ध्यान से सुनो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। व्हाट इज द स्पेसिफिक डिजीज विच आर द सर्टिफाइड बाय द, व्हाट आर द स्पेसिफिक डिजीज विच आर द सर्टिफाइड बाय कमिश्नर, कमिश्नर के द्वारा जो डिजीज क्या है, सर्टिफाइड है। खर्चा कितना करना है, एक्चुअल खर्चा और 40,000 विच एवर इज लेस। लेकिन अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो कितने का मिलेगा, कितने का मिलेगा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकट विच एवर इज लेस। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन, अगर आपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, अब एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट लगता है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन याद रखना इंटरेस्ट का डिडक्शन पेमेंट वाले ईयर से मिलता है, ड्यू वाले ईयर से नहीं। जिस ईयर में आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया प्लस 8 साल, अगर आपका लोन ही 6 साल चला तो इंटरेस्ट जब तक पे किया 6 साल, और अगर आपका लोन 15 साल चल रहा है तो जिस साल आपने इंटरेस्ट पे किया और 8 ईयर। लोन लेना है स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए और स्टूडेंट, जो कि आप अगर किसी स्टूडेंट के लीगल गार्जियन हो, और लोन लेना है हायर एजुकेशन के लिए। व्हाट इज हायर एजुकेशन, आफ्टर 12 साल ही एजुकेशन हायर मानी जाती है। ठीक, और आपको आपने लोन किससे लेना है, लोन किसी भी रिलेटिव से नहीं लेना, याद रखना, लोन किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेना है, या किससे लेना है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेना है। समझ आ रहा है। आ जाओ, आते हैं अब 80EE पे। अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल ने लोन लिया है मकान रेसिडेंशियल हाउस के लिए, लेकिन याद रखना ये लोन 1 अप्रैल 2016 से 17 के बीच में लेना है, तो बेटा अब क्यों पढ़ रहे हैं, अब तो है ही नहीं, अब तो हमारा असेसमेंट ही है, प्रीवियस ईयर 19-20 है, लेकिन उसका अभी लोन इंटरेस्ट तो अभी जाएगा ना। लोन इंडिविजुअल ने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो बिटवीन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। लोन की प्रॉपर्टी कॉस्ट, मकान की कीमत 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जिन लोगों ने 16-17 में लोन लिया है। और अगर आपकी, ठीक है, द रेसिडेंशियल वैल्यू प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड, अगर आप मेट्रो सिटीज में हो तो प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से नहीं होना चाहिए, और जिस बंदे ने मकान बनवाने के लिए लोन लिया उसके अपने नाम से एक और मकान नहीं होना चाहिए। तो जितना भी इंटरेस्ट जाता है उस इंटरेस्ट का 80EE में डिडक्शन मिल जाएगा, तो फिर वहाँ प्रिंसिपल में आपका बढ़ जाएगा ना, वहाँ से प्रिंसिपल ले लेना। कितना डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन और 50,000 विच एवर इज लेस। अगर आपने कहीं और क्लेम किया है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम किया है, TC में क्लेम किया, तो फिर यहाँ नहीं मिलेगा। पहले तो हाउस प्रॉपर्टी में ले लो, बचा हुआ अगर इंटरेस्ट है तो इसमें ले लो, लेकिन बेटा यहाँ कंडीशन है, लोन 16-17 में लिया, मकान बनवाने के लिए लिया, 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तो 80EE में मिलेगा, अब तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आ जाओ। अगर आपने लोन, ये वाला बड़ा अच्छा है, ये वाला वही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल अगर लोगों ने लोन लिया होगा, अगर आपने लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अप्रूव कराया, यानी लोन सेंक्शन
कोई भी लोन 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 की में सेंक्शन करवाया है और रेसिडेंशियल हाउस का स्टैम्प वैल्यू 45 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। एसएससी के बाद अपना अगर लोन 19-20 में लिया है, 45 लाख से ज़्यादा का लोन की स्टैम्प वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मकान की, लोन की नहीं, मकान की नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मकान ले रहा है उस दिन उसके पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और उसने 80E में क्लेम न किया। अब 80E में कैसे क्लेम कर रहा है, मतलब 16-17 में अगर लोन लिया तो वो जाएगा 80EE में, और अगर 19-20 में लोन लिया है तो जाएगा 80EE में। तो बेटा बोला क्या, डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे ना उतना डिडक्शन मिल जाएगा। Respect. लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 150। 16-17 में लोन लिया है तो कितना मिलेगा, 16-17 में लोन लिया तो 50 और यहाँ कितना मिलेगा 150। समझ आया, यहाँ कितना मिलेगा 150। और अगर आपने किसी और सेक्शन में पहले इंटरेस्ट, अगर और किसी सेक्शन में डिडक्शन लिया तो यहाँ नहीं मिलेगा, यानी पहले हाउस प्रॉपर्टी में लेके और फिर यहाँ लोन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नया सेक्शन है, लोन 19-20 में लेना चाहिए, कॉस्ट 45 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, जिस दिन मकान ले रहे हो उस दिन आपके पास दूसरा कोई मकान नहीं होना चाहिए, तो इंटरेस्ट पेड और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। लोन आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया 80EE। चलो ये भी बड़ा अच्छा सेक्शन है। 80EE, 80EE है, लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, स्टैम्प वैल्यू नॉट एक्सीड 45 लाख। 80EE, कार खरीदते हो, कार खरीदने में लोन लेते हो, लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिडक्शन मैडम वो तो पीजीपीपी में मिलता है। अरे कार बिजनेस के लिए खरीदी है तो, अगर कार पर्सनल खरीदी हो तो आपको 80EE में डिडक्शन मिलेगा। ध्यान से सुनना, आपने ऐसी कार खरीदने के लिए लोन लिया है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, एग्जैक्टली पेट्रोल और डीजल व्हीकल नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। आपने ऐसी कार खरीदने के लिए लोन लिया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और लोन जो सेंक्शन हो जाना चाहिए 2019-20, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक सेंक्शन हो जाना चाहिए। अभी भी लोन ले सकते हो। तो आपको जो भी इंटरेस्ट पे करोगे तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 80EE में मिल जाएगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख। मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या मिलेगा भैया, 1.5 लाख रुपए मिलेगा। जब जब आप इंटरेस्ट पे करते जाओगे उस तरह आपको डिडक्शन मिलेगा। लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में लेना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कोई कॉस्ट डिटरमाइंड नहीं है कि इतने का ले सकते हो, मकान जैसे था ना वो ले, ठीक है। लोन आपको बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा भाई, मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख मिलेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो इलेक्ट्रिक मोटर एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर। मकान बनवाने के लिए 19-20 में लोन लिया, 80EE क्या है ए, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया तो बेटा क्या है वो 80EE। मकान बनवाने के लिए रेसिडेंशियल लोन लिया 19-20 में तो 45 लाख से ज्यादा का मकान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000 रुपए का। मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 1,50,000 रुपए का मिलेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी 1,50 का ही मिल जाएगा। चले बच्चों बढ़ा जाए, चलो सुनो अब ध्यान से। 80EE इसमें बहुत सारे फंड है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं 2 मिनट में तुम लोगों को याद करवा देती हूँ। 2 मिनट की जगह तीसरा मिनट नहीं लगेगा। एटीजी, एटीजी है डोनेशन। ध्यान से सुनना, एटीजी है क्या है, डोनेशन। अगर आप डोनेशन देते हो, डोनेशन अदर देन कैश देनी है, इन काइंड नहीं देनी, यानी बैंक और बैंक के इक्वलेंट देनी, कैश में भी नहीं देनी। कैश में डोनेशन 10,000 तक के अलाउड है। 2 तरीके की डोनेशन होगी, अगर आप गवर्नमेंट डोनेशन देते हो और नॉन गवर्नमेंट डोनेशन देते हो। गवर्नमेंट डोनेशन में अगर बच्चों इधर ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट डोनेशन में भी गांधी फंड है, जी फंड यानी गांधी फंड, और नॉन गांधी फंड। अगर डोनेशन नॉन गांधी फंड में करते हो तो डिडक्शन मिलेगा 100% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। लेकिन अगर आप गांधी फंड में डोनेट करते हो तो डिडक्शन मिलेगा 50% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। अब गांधी फंड में क्या आता है, जवाहरलाल नेहरू फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन फंड, प्राइम रिलीफ ड्रॉट रिलीफ फंड। याद करने का तरीका, प्राइम रिलीफ ड्रॉट रिलीफ फंड,
ठीक, ये आते हैं गांधी फंड में, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीएम ट्रॉट रिलीफ फंड, ये आते हैं 4 गांधी फंड में। गांधी फंड में डोनेट करोगे तो जितना डोनेट करोगे उसका 50%। महात्मा गांधी जी नॉन गांधी फंड में आते हैं। इसके अलावा असम विक्टिम फंड, अभी कोरोना के फंड है, या ना, और अपने बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट के फंड है, अगर वहाँ डोनेट करते हो तो 100% ऑफ अमाउंट डोनेट। किसी भी मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट में डोनेट करते हो, लेकिन वो अगर अप्रूव्ड होनी चाहिए, एटीजी के लिए रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नॉर्मल अगर लोकल मंदिरों में डोनेट करोगे, लोकल मतलब जो अपने घरों के इधर है, तो नहीं मिलेगा। एटीजी में कोई इंस्टीट्यूशंस, गायत्री मंदिर हो गया, पतंजलि हो गया, जो भी है, उनमें अगर एटीजी में डोनेशन करोगे तो नॉन गवर्नमेंट डोनेशन दे रहे हो, अप्रूव्ड होना चाहिए एटीजी के लिए। और काइंड में डोनेट नहीं करना, कैश में या बैंक चेक में डोनेट करना है। बोला गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए डोनेट करते हो तो 100% ऑफ अमाउंट डोनेट नहीं, 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट का डोनेशन मिलेगा। अदर देन आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फैमिली प्लानिंग के अलावा अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करते हो, लेकिन बट सब्जेक्ट टू वो एटीसी में अप्रूव है, जैसे मंदिर, मस्जिद हो गए, गायत्री मंदिर हो गया, बिरला मंदिर हो गया, तिरुपति हो गया, शिरडी हो गया, तो आपको डोनेशन मिलेगा 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। व्हाट इज द क्वालिफाइंग अमाउंट? क्वालिफाइंग अमाउंट का बोला जाता है, क्वालिफाइंग अमाउंट होता है अमाउंट डोनेटेड और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अमाउंट डोनेटेड और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, विच एवर इज लेस। बेटा जो आपने अमाउंट डोनेट किया और एडजस्टेड जीटीआई का 10%, दोनों में से जो भी कम होगा वो होगा आपका क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट बस याद रखना, किसके लिए? नॉन गवर्नमेंट के लिए। अब एडजस्टेड जीटीआई का मतलब मैडम क्या होता है? एडजस्टेड जीटीआई का मतलब होता है जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम माइनस करोगे एटीसी से एटीयू के डिडक्शन। मैडम हम टोटल इनकम थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम एडजस्टेड जीटीआई निकालेंगे तो भी एटीसी से एटीयू के डिडक्शन माइनस करेंगे, एक्सेप्ट एटीजी। एक्सेप्ट एटीजी जीटीआई में से एटीसी से एटीयू के क्या करोगे? एटीसी से एटीयू के डिडक्शन माइनस करोगे, एक्सेप्ट क्या आ जाएगा? एटीजी। अब सुनो, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस करो एटीसी से एटीयू के डिडक्शन, एक्सेप्ट एटीजी। माइनस करोगे 112, क्योंकि 112 पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। 111 है, ठीक है, 112A, ये माइनस करोगे, ये आ जाएगी एडजस्टेड जीटीए। इसका 10% और अमाउंट डोनेट विच एवर इज लेस क्वालिफाइंग अमाउंट है। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए किया तो क्वालिफाइंग अमाउंट का 10%, और अगर प्राइवेट ट्रस्ट को किया है तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। गांधी फंड को दिया तो 50% ऑफ अमाउंट डोनेट, नॉन गांधी फंड को दिया तो 100% ऑफ अमाउंट डोनेट। गांधी फंड में सिर्फ 4 फंड आते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कोष फंड और नेशनल ड्रॉट रिलीफ फंड, बस यही है। इतना सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें बस इसमें कवर हो गई, ठीक है। अगर आपने मकान का किराया पे करते हो, भैया मकान, अगर आप मकान का किराया भरते हो और आपके नाम से आपकी वाइफ के नाम से, याद रखना, आपके नाम से आपकी वाइफ के नाम से या आपके माइनर चाइल्ड के नाम से एक भी मकान नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप मकान का किराया पे ऑफ करते हो, मकान का किराया पे ऑफ करते हो तो उस किराए का डिडक्शन मिलेगा आपको, उस किराए का डिडक्शन मिलेगा, यानी तो या तो जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 अंडर सेक्शन 80 जो अमाउंट डोनेट रेंट पे किया, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई का कितना परसेंट? एडजस्टेड जीटीआई का कितना परसेंट? 20%। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज डिडक्टेबल। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज क्या आ जाएगा बच्चा? डिडक्टेबल। सबसे पहले आ जाएगा एक्चुअल अमाउंट, सॉरी एक्चुअल रेंट पेड। दूसरा आएगा 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीए। तीसरा आएगा, देखो सॉरी, पहला आएगा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीए। दूसरा आएगा 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीए, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटी। और तीसरा आएगा 5,000 रुपये पर मंथ। 5,000 रुपये बच्चा क्या आ जाएगा? पर मंथ। 5,000 इंटू 12, मेरा ध्यान कहीं और था। 5,000 इंटू 12, अगर आपने मकान किराए पर लिया है, आपके नाम से, आपकी वाइफ के नाम से, आपने डिपेंडेंट चाइल्ड के नाम से, अपने नाम से कोई मकान नहीं है, तो रेंट का खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटी। कुछ याद आ रहा है? एचआरए वाला। दूसरा
25% ऑफ एडजस्टेड जीटीए, और तीसरा 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ इसमें से। और एडजस्टेड जीटीए मालूम है, ग्रॉस टोटल इनकम एटीसी से एटीयू के डिडक्शन हटा दो एक्सेप्ट 80 जी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, तो ये आपको आना है 80 डिडक्शन मिल जाएगा। बच्चा आ जाओ, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। 80 टी और 80 बी बहुत प्यारी चीज़ है। 80 अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुला है तो कितना एग्जाम्पशन था याद करो, 3500 इंडिविजुअल अकाउंट में, और उसमें था कितना, उसमें 7,000 था। आप पोस्ट ऑफिस को छोड़ के अपार्ट फ्रॉम 3500 इन सेविंग बैंक में अगर आपका कोई अकाउंट है तो सेविंग बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है 8,000। पोस्ट ऑफिस में मेरा इंटरेस्ट है 10,000। 10,000 में से कितना एग्जम्प्टेड हो जाएगा, 3,500 यहाँ एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो बेटा कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 6,500। ऐसा कर करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा ग्रॉस टोटल इनकम में से एटीसी से एटीयू के डिडक्शन दोगे तो आपको 80 में डिडक्शन मिलेगा। किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट 3500, किसी भी सेविंग में आपका क्या है अकाउंट है तो आपको 80 में मैक्सिमम 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। अब मैक्सिमम ये देखो, ये दोनों मिलके कितना आ रहा है, 8 और 8 16, ये 14,500 आ रहा है, तो मैक्सिमम 10 मिलेगा। बाई चांस यहाँ पे 10,000 की जगह बच्चे 4,000 था, तो ये कितना हो जाएगा 500। तो बेटा मैक्सिमम 10,000 की जगह कितना मिल जाएगा, 8,500। अगर कोई भी इंडिविजुअल, लेकिन 80 है अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए, तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्कीम नहीं आएंगे ना, उसके लिए अच्छी और स्कीम है 80 अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हो अदर देन सीनियर सिटीजन हो, इंडिविजुअल हो और आपने बैंक सेविंग अकाउंट खोला है, क्या खोला है, सेविंग अकाउंट खोला है, सेविंग अकाउंट खोला है, नॉट एफडी नॉट आरडी, एफडी और आरडी नहीं, सेविंग बैंक में अकाउंट खोला है, तो आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, 10। अगर इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट क्या है 10 से कम है, तो इंटरेस्ट का मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, 10,000 का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों डिडक्शन है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 80 आपके लिए नहीं है, 80 भी है, खुश हो जाओ 80 भी है। 80 भी में दो बेनिफिट दिए गए। पहला बेनिफिट इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए, सेविंग बैंक का भी इंटरेस्ट हो सकता है, एफडी का भी हो सकता है, आरडी का भी हो सकता है। हाँ, इंडिविजुअल के लिए सिर्फ सेविंग, और इसके लिए एफडी आरडी सब कुछ सारे इंटरेस्ट कवर हो जाएंगे, सारे इंटरेस्ट कवर होंगे। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, 50,000। 80 नॉर्मल बंदों के लिए, 80 भी इंडिविजुअल के लिए। 80 में सिर्फ सेविंग बैंक आता है, और 80 में ऑल अकाउंट्स आते हैं, ऑल अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, 80 नहीं पढ़ना और नहीं है ही नहीं। यह आपका हो गया बेटा क्या, हमारा डिडक्शंस, ये हमारे कवर हो गए बच्चा। ये हमारे सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, कवर हो गए डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शन का अच्छा खासा वेटेज है, तो डिडक्शन करके जाना, शीट में से सारे क्वेश्चन कर लेना। शीट, हाँ बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अब सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। कई बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, कई बच्चे कर लेना, सारे नोट्स अब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की डाल रही हूँ, वैसे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। एग्जम्प्टेड नेशनल इनकम, ऐसी इनकम जो सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड है। फटाफट 10 मिनट का टॉपिक है, ऐसी इनकम जो सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड है उसका क्या होगा। अब बेटा ध्यान से सुनना। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, इट मीन्स वो एग्जम्प्टेड है। एग्जम्प्टेड है यानी देखो डिडक्टेबल भी नहीं है, एग्जम्प्टेड है। इसमें से मोस्ट ऑफ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, अगर कोई आप इंडियन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड होती है, लेकिन किस तरीके से होती है अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम का पूरा हमें चैप्टर पढ़ना है, वो थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। अगर एचयूएफ से एचयूएफ के मेंबर को, अगर एचयूएफ से एचयूएफ के मेंबर को क्या मिलती है, अगर एचएफ से एचएफ के मेंबर को क्या मिलती है, कोई इनकम मिलती है तो एग्जम्प्टेड होते हैं। पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट पर टैक्स कौन देता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आया है फॉर एग्जांपल 4 लाख, फर्म के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। 4 लाख का 30% कितना होता है, 1,20,000। 4 3 12 होता है। ठीक है, 4 3 बाकी बच्चा प्रॉफिट आएगा 2,80,000। 2,80,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, जो भी पार्टनर है।
फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है, तो पार्टनर को अगर प्रॉफिट में से एक, तो ये पार्टनर की इनकम है, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड है क्योंकि फर्म इसके ऊपर क्या दे चुकी है, टैक्स दे चुकी है। शेयर प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एग्जेम्प्टेड है। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। कुछ एनआरआई, एनआरआई का अगर आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट अगर एनआरआई का इंडिया में है, जिसे कहते हैं एनआरई, एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट एनआरआई का इंडिया में, और उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो क्या है बच्चों, एग्जेम्प्टेड है। वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। एग्जम्पशन टू द इंडिविजुअल हु आर नॉट अ सीनियर सिटीजन ऑफ, who are exemption to the individual who are not senior citizen of India। ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फॉरेन, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फॉरेनर पर्सन एम्बेसीज के फॉर्म में इंडिया में सर्व करता है, फॉरेन कंट्री का एम्प्लॉय मेंबर है और इंडिया में फॉरेन एम्बेसीज के नाम से, फॉरेन एम्बेसीज, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों के एम्बेसीज होते हैं, वो लोग आते हैं, देखो सर्विस फॉर्म यहाँ कर रहे हैं तो इंडियन इनकम है, लेकिन वो भी बेटा क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉय की सैलरी, फॉरेन का कोई असाइनमेंट है इंडिया में करना है, फॉरेन एम्प्लॉय सर्विस यहाँ प्रोवाइड कर रहा है तो इंडियन इनकम है, लेकिन बोला गया अगर कोई भी फॉरेन एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो वो फॉरेन एम्प्लॉय की सैलरी एग्जेम्प्टेड है, बस उसका इंडिया में बिजनेस नहीं होना चाहिए, और इंडिया में वर्किंग डेज 90 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इंडिया में वर्किंग डेज 90 दिन से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी रिसीव बाय द शिप ऑफ क्रू मेंबर, शिप ऑफ, अगर फॉरेन शिप इंडिया में आता है और उसके क्रू मेंबर को सैलरी मिलती है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। रेम्युनरेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेनिंग, रेम्युनरेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेनिंग, अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट का, अगर किसी भी बच्चा क्या है, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट का, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट का क्या है, एम्प्लॉय, और उसको अगर ट्रेनिंग दी जाती है, रेम्युनरेशन ऑफ अ फॉरेन ट्रेनिंग, अगर उसको एनी रेम्युनरेशन रिसीव बाय द एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को अगर गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग देने के लिए कंसिडरेशन दिया जाता है तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक, वो भी क्या है, अपना क्या है, एग्जेम्प्टेड है। अब सुनो ध्यान से, ये तो जनरली फॉरेन था। एमएलए को अगर क्या मिलता है, याद करो मैंने पढ़ाया था, एमएलए को अगर अलाउंसेस मिलते हैं तो एग्जेम्प्टेड है। इंडियन सिटीजन कोई फॉरेन में अपॉइंट होता है और वहाँ पे उसको क्या मिलता है, अलाउंसेस और पर्क्स मिलते हैं, तो वो भी बच्चा क्या है, एग्जेम्प्टेड है। एलआईसी का पैसा हमने अभी पढ़ के आया, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, मैच्योरिटी पे एलआईसी का पैसा मिलेगा तो एग्जेम्प्टेड है। सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा मिलेगा, एग्जेम्प्टेड है। आरपीएफ का पैसा, पीपीएफ का पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा, एग्जेम्प्टेड है, मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्टेड है। अगर एनपीएस का पैसा मिलेगा, एनपीएस का पैसा, ध्यान से सुनना, एनपीएस का पैसा मिलता है तो 40% एग्जेम्प्टेड है। अभी पढ़ाया 60% एग्जाम, सॉरी 60% एग्जेम्प्टेड है, 40% टैक्सेबल है। अगर एनपीएस का पैसा बीच में एम्प्लॉय विड्रॉल करता है, बीच में एम्प्लॉय क्या करता है, विड्रॉल करता है, तो 25% एग्जेम्प्टेड है। अगर मैच्योरिटी पे विड्रॉल करता है तो 60% एग्जेम्प्टेड है, और बीच में विड्रॉल करता है तो 25% एग्जेम्प्टेड है। सुपर एन्यूएशन फंड का पैसा अगर मिलता है तो एग्जेम्प्टेड है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अकॉर्डिंग अगर गोल्ड बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, एग्जेम्प्टेड है। गोल्ड बॉन्ड सेल करते हो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। एजुकेशन आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो पीएचडी करते हैं उनको एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। एमपी एमएलए को डेली अलाउंसेस मिलते हैं, एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई भी रिवॉर्ड दिया जाता है, एग्जेम्प्टेड है। सिक्किम इंडिविजुअल की कोई भी इनकम एग्जेम्प्टेड है, कोई भी इनकम, एनी इनकम ऑफ एनी सोर्स ऑफ इनकम इन द स्टेट ऑफ सिक्किम में अगर आप कोई इनकम कमाते हो, लेकिन किसके द्वारा कमाई जाए, नॉर्मल के द्वारा नहीं, सिक्किम के वाले के द्वारा। हालांकि अगर एक ये आया था 1 अप्रैल 2008 के बाद, अगर एक सिक्किम वूमेन अगर एक नॉन सिक्किम इंडिविजुअल से शादी करती है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। देखो, सिक्किम को प्रमोट करने के लिए सिक्किम स्टेट से जो भी इनकम मिलेगी सिक्किज्म को, जो वहाँ के लोग हैं, हमें नहीं, वो एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर कोई भी वूमेन 1 अप्रैल 2008 के बाद लड़की, क्योंकि वहाँ उल्टा चलता है, लड़के लड़की के घर जाते हैं, ठीक है। तो सिक्किज्म वुमेन अगर बेटा क्या करती है, अगर नॉन सिक्किज्म इंडिविजुअल से शादी करती है तो फिर उसकी इनकम एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। माइनर चाइल्ड की इनकम कल पढ़ के 1500 तक एग्जेम्प्टेड है। यूनिट्स बीएस यूएस 64 के बॉन्ड्स अगर सेल करते हो तो एग्जेम्प्टेड है। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम सेल करते हो तो एग्जेम्प्टेड है। 115 को पढ़ा दिया था, इंडियन कंपनी अगर गवर्नमेंट डिविडेंड देती है, याद करो, तो एग्जेम्प्टेड है। हालांकि अगर 10 लाख के ऊपर का डिविडेंड है तो टैक्सेबल हो जाएगा। 115 BBDA याद है ना। इसके बाद
अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है तो शेयर होल्डर के हाथ में ये एग्जेम्प्टेड है, शेयर होल्डर के हाथ में ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक, अगर आप यूटीआई और म्यूचुअल फंड के एडमिनिस्ट्रेटर के बॉन्ड खरीदते हो और उनसे यूटीआई की इनकम मिलती है, यूटीआई के यूनिट्स पर या इनकम मिलती है, तो वो एग्जेम्प्टेड है। रिवर्स मॉर्गेज में जो भी इनकम आपको रिसीव होती है वो भी बच्चा क्या है, वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक, अब कल हम पढ़ेंगे बाकी के मिसलेनियस टॉपिक, छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक रहे, कल हमारा एंड है। जो जो बच्चा है, इनफैक्ट आप लोग मेरे को पहले प्रायोरिटी पे बताते जाना, आज शाम तक मैसेज कर देना, पहले प्रायोरिटी पे बताते जाना, वो चीज़ें पहले पढ़ा दूंगी। मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक बचे हैं। ठीक बच्चों, मिलते हैं कल। बाय, हैव अ नाइस डे।